नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। मंगलयान, चंद्रयान और सूर्य मिशन को कामयाब होता देख अब भारत की नजरें शुक्र यानी कि वीनस पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीनस ऑर्बिट मिशन का ऐलान किया। 2028 तक ये मिशन वीनस को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो को शुक्र यानी कि वीनस के बारे में और जानकारी हासिल होगी। इस मिशन के लिए इसरो एक खास तरह का अंतरिक्ष यान भी तैयार करने वाला है। इस मिशन से ग्लोबल मैप पर भारत का दबदबा कितना बढ़ेगा, भारत के स्पेस स्टार्टअप्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इनके सामने इस समय किस तरह के चैलेंजेस हैं, इकोसिस्टम में कितना और ऊर्जा कितनी और फ्यूल देखने को मिल सकती है, इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के को-फाउंडर यशस कर्णम, अग्निकुल कॉस्मोस की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सारण्या पेरियास्वामी और स्पेशलिया इन्वेस्ट के विशेष राजाराम। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। कुछ साल पहले जब स्पेस टेक में बस नींव रखी जा रही थी और ये कंपनियां बहुत छोटी थी, सीएनबीसी आवाज ने काफ़ी कंपनियों से बातचीत की और हम इनकी जर्नी मैप करते आए हैं। चाहे वो अग्निकुल का हाल ही में अग्निबाण की सक्सेस हो, पिक्सल के जो सैटेलाइट्स आसमान में उड़े हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के मिशंस भी इसरो और भारत लेकर आगे चल रहा है, मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगी कितना बड़ा मौका है, क्या एक बहुत बड़ी विंडो खुल रही है ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सारण्या, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो वीनस वाला ऑर्बिट मिशन है, इसके क्या मायने हैं? एक के बाद एक जो नए नए मिशंस भारत अपने सामने रख रहा है और उसको अचीव करने में लगा है। Regarding the Venus mission, so हाल ही में ISRO has established that it can go to moon, it can go to Mars. It has also had a mission of Aditya going to the near to the sun itself. Right? I think that is establishing the capability which we have in the country itself. और वीनस के बारे में इसलिए स्टडी करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द अर्थ इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ आवर प्लैनेट इटसेल्फ विल बी बिहेविंग। आई थिंक चेयरमैन सर ने करेक्टली ये चीज पॉइंट आउट किया है उनके प्रीवियस इंटरव्यूज दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वीनस एटमॉस्फेयर टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ एटमॉस्फेयर आल्सो माइट चेंज इन द फ्यूचर। आई थिंक दैट इज द रीजन वीनस को स्टडी करना जरूरी है। स्पोकन लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट की इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट विल ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप जैसी कंपनियों के लिए खुलेंगी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी। यशस, उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। अगर आप मार्स मिशन को हिस्ट्री देखें तो वो बहुत बड़ा साइंटिफिक चैलेंज था और इसरो ने आराम से उसको क्रैक करके दुनिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल मार्स मिशन बनाया और उससे बिजनेसेस को बहुत सारा एडवांटेज मिला कि इंडिया फ्रूगल इनोवेशन में एक्सपर्ट है, वैसा एक इमेज पूरा दुनिया में फैला। और जब हम एज अ प्राइवेट कंपनी दूसरा प्राइवेट कंपनियों से बात करते हैं, हम उसका भी रेफरेंस कंपनियां लाइक फॉरेन कंपनीज ले लेते हैं कि हाँ, इसरो ने मार्स मिशन इतना कम में किया था, आपको भी बहुत कैपेबिलिटी होगी इंडियन प्राइवेट कंपनीज को। सो वैसे ही वीनस को ये बहुत नया टाइप का मिशन है, कोई दूसरा कंट्री ऐसा मिशन नहीं किया है। सो जरूर वो ये बहुत बड़ा पीआर एक्सरसाइज होगा और उसका प्रभाव प्राइवेट कंपनीज का सेल्स टर्नओवर में भी जरूर पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये किसी और ने ट्राई नहीं किया है, हम पहली बार अटेम्प्ट करेंगे, बट बियॉन्ड दैट पीआर एक्सरसाइज ये एक चीज ये भी दिखा रहा है कि भारत ग्लोबल स्पेस में अपना वर्चस्व, अपनी स्टैंडिंग बढ़ाना चाहता है। विशेष, वुड यू एग्री? हाँ, आई थिंक कंप्लीटली एग्री। और एक और चीज है कि भारत का जो स्पेस हेरिटेज है वो अभी 50 साल के ज्यादा है एंड इट्स क्लियरली अमंग द स्पेसफेयरिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। और एक और चीज नोट करने के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये डीप स्पेस इनोवेशन और डीप स्पेस मिशन चलते हैं तो इनका बहुत एंसिलरी इनोवेशन होता है कि एक और लॉन्च व्हीकल का इनोवेशन होगा, थ्रस्टर्स का इनोवेशन होगा और इंजन्स का इनोवेशन होगा और इसका और बाय प्रोडक्ट्स और एंसिलरी इंपैक्ट्स होगा। इट अलाउ यू टू डू मोर वर्क इन स्पेस, कि इन स्पेस का मैन्युफैक्चरिंग और इन स्पेस में रिसर्च
And this is a pathway to building the Indian space station as well, right? Which has also been announced. So इसका महत्वपूर्ण ये है कि as a byproduct to the mission और ज्यादा इनोवेशन आएगा, ज्यादा स्टार्टअप्स आएगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्राइवेट स्पेस को काम करने के लिए, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी दोनों को मिलेगा। तो हर एक बार जब इसरो एक बड़ा सा मिशन अनाउंस करता है, बी चंद्रयान 4 या बी स्पेस स्टेशन या गगनयान, इसका एंसिलरी इम्पैक्ट जो देश का प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट स्पेस सेक्टर का होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सारण्या, मैं वही आपसे समझना चाहूंगी, जब इस तरह के बड़े मिशन की अनाउंसमेंट होती है, कितनी एक्साइटमेंट आप जैसी कंपनियां, अग्निकुल या फिर बेलाट्रिक्स या फिर दूसरी कंपनियों के बीच में होती है? क्या आप लोग भी सोचते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए, हम इस मिशन में क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या उस पर बातचीत या काम शुरू हो चुका है? डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी कि जब इस तरीके से गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करने को तैयार होता है स्पेस मिशन में, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। वो पूरे स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है, और देयर विल बी कैपिटल फ्लो आल्सो इन द कम्युनिटी, राइट? और इसकी वजह से अब बिकॉज गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग द एफर्ट, जो स्पेस इंडस्ट्री है वो अभी मेन स्ट्रीम हो रहा है, राइट? तो इसके वजह से पीपल में, हम जैसे स्टार्टअप्स में बहुत एक्साइटमेंट है कि there is a futuristic mission to it. Or together this will make the nation stronger and to show the ability that India is not behind any other country to in the space sector. मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर क्या आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन मिशंस में पार्टिसिपेट करने की? आई नो बेलाट्रिक्स, अग्निकुल, ये सब कंपनियां अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है, लेकिन कितना बड़ा मौका आप लोगों के लिए है इसरो के साथ काम करने के लिए? यशस, आई बिलीव यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। हाँ, हम तो इसरो के साथ एक पानी से चलने वाला इंजन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसरो को डिलीवर किया है। जनरली सैटेलाइट का इंजन जो होता है दो तरीके के होता है, एक है केमिकल इंजन, दूसरा है इलेक्ट्रिक इंजन। केमिकल जस्ट लाइक अवर पेट्रोल और डीजल कार्स फ्यूल को बर्न करके काम करता है। इसमें एक टॉक्सिक फ्यूल होता है हाइड्रोजन नाम का, उसको यूज करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत सारा फ्यूल चाहिए एक मिशन के लिए, फ्यू टन्स ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होता है और सैटेलाइट का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके बदले में जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हैपनिंग ऑन ग्राउंड, स्पेस में भी एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हम ला रहे हैं विद इलेक्ट्रिक इंजन्स। और इलेक्ट्रिक इंजन्स में हम बेलाट्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड पानी से चलने वाला इंजन को तैयार करके उसको पेटेंट भी लगा के इसरो के साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसका फायदा ये है कि आपका मिशन कॉस्ट ओवरऑल ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% कम आ जाएगा सिर्फ पानी यूज करने से। वो एक कर रहा है। और ऐसा मिशंस में, जस्ट टू आंसर योर अदर क्वेश्चन, हमें भी ऐसा मौका होता है। फॉर एग्जांपल ये वीनस मिशन में अगर प्रोपल्शन सिस्टम में हमें चांस मिला तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी मौका है जो दूसरा फॉरेन कंपनीज को दिखाने की बेलाट्रिक्स का एक प्रोडक्ट, प्रोपल्शन प्रोडक्ट वीनस मिशन में था और अर्थ से वीनस तक कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स हमारा प्रोपल्शन सिस्टम ने लाइक इट विथस्टूड ऑल द ऑड्स ऑफ स्पेस। वैसा मौका बहुत अच्छा होता है प्राइवेट कंपनीज। अब इनफैक्ट अग्निबाण के लॉन्च के बाद भी काफी ज्यादा सराहना हुई थी, अग्निकुल क्या अचीव कर सकता है। शायद किसी ने 10-15 साल पहले ये नहीं सोचा होगा कि हम एक स्पेस रॉकेट का इंजन 3D प्रिंट के जरिए बना सकते हैं। दैट्स क्वाइट अ फीट। क्या इसको और स्केल कर रही है कंपनी अब, सारण्या? डेफिनेटली आई थिंक 3D प्रिंटिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम टाइम कम कर सकते हैं। और अग्निकुल का ये स्पेशलिटी है कि वो पूरा इंजन जो है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड था। जनरली जो है इंजन बहुत सारे पार्ट्स के होते हैं, फिर उसको पूरे असेंबल करना पड़ता है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिंस हम लोग जो है स्मॉलर लॉन्च व्हीकल में काम कर रहे हैं जिसमें थ्रस्ट भी रिलेटिवली कम लगता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है 3D प्रिंटिंग के हिसाब से। तो हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ जो है वो हिसाब से अलाइन करके 3D प्रिंटिंग के हिसाब से डिजाइन को चेंज करके वी वर वर्किंग ऑन इट। आई थिंक जो सब ऑर्बिटल मिशन हमने किया था वो सेमी क्रायोजेनिक बेस्ड था। दैट वाज आल्सो वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। फर्स्ट टाइम एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च हुआ था। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हम शायद हेल्प कर पाए ISRO को। विशेष मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर यशस ने एक चीज कहा,
कही जब वो पहला मंगलयान वाला मिशन आया था तो दुनिया भर में बात हो रही थी फ्रूगल इनोवेशन इतने कम कॉस्ट में कर लिया, लेकिन इट्स नॉट प्राइमरीली अबाउट द कॉस्ट, राइट? इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू इनोवेट और किस तरह से आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। अगर उस पर आप कुछ और रोशनी डाल सके, कंसिडरिंग आपने वैसे ही अग्निकुल में इन्वेस्ट किया हुआ है, 2-3 और कंपनियां आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। हाँ जी, तो आई थिंक यू ब्रिंग एन एक्सीलेंट पॉइंट। हम इस सेक्टर को 2018 से देख रहे हैं और एक रेवोल्यूशन हो रहा है स्पेस सेक्टर में। पहला रेवोल्यूशन ये है कि जो लॉन्च का कॉस्ट कम हो रहा है, सैटेलाइट छोटे हो रहे हैं, तो और लोग लॉन्च कर सकते हैं और लोग सैटेलाइट डाल सकते हैं, एंड इनका एंसेसरी इफेक्ट्स होता है। अगर आप इंडिया का एडवांटेज देखोगे तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसरो अभी 50 साल से यहाँ काम कर रहा है और इट्स अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसका कंपैरिजन ग्लोबल स्टैंडर्ड से एकदम ऊपर है। तो वहां से जो एडवाइजर आते हैं, वहां से जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स आते हैं, दे आर वर्किंग नाउ विद यंगर एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटिंग ऑन द स्पेस सेक्टर। और उनका जो हिस्ट्री, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स एंड प्रोसेस, जो वहां का क्वालिटी जब आ रहा है स्टार्टअप्स में, तो इट्स नेवर बीन डन बिफोर और ऐसा अपॉर्चुनिटी मौका कभी मिला नहीं। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक कॉस्ट अलग चीज है कि हमारा इनोवेशन का एक्सपेंसेस कम होता है, मगर वो एंसिलरी बात है, बाय प्रोडक्ट। वो द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट टू फोकस ऑन इज टू एक्चुअली से दैट जो इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ इंडिया में, इट्स ग्लोबली कंपेरेबल। जैसा अग्निकुल का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन या गैलेक्सा का जो मल्टी सेंसर, वो भी फर्स्ट इन द वर्ल्ड कर रहे हैं, एक मल्टी सेंसर सैटेलाइट बना रहे हैं। दिस हैजंट बीन डन बिफोर। एंड ये जो इनोवेशन आ रहा है, ये कॉपी पेस्ट इनोवेशन नहीं हो रहा है कि कहीं और हुआ है यहाँ हम करेंगे, राइट? यहाँ जो भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं भी पूरे ग्लोब, आई मीन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वैलिडेशन दैट इट इज अ क्वालिटी of the people and their knowledge and their domain that is driving a lot of this innovation. इनफैक्ट यशस, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो विशेष ने भी पॉइंट बनाया कि देखिए हम भारत में भले ही बिल्ड कर रहे हों और अलग अलग तरीकों से बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ग्लोबली इस्तेमाल किया जा सकता है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में नॉर्मली बात होती है, मेक इन इंडिया बट बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, ये आप लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये बताइए। क्या बेलाट्रिक्स दूसरी नेशनल स्पेस एजेंसी से बात कर रही है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि नासा से कुछ कंपनियां बात कर रही थी। डू यू सी सच टाई अप्स एंड दीज एसोसिएशंस स्ट्रेंथनिंग दिस इकोसिस्टम? हाँ, बिल्कुल। स्पेस इंडस्ट्री का ये एक अच्छा सा चीज़ है कि हम ग्लोबली बिल्ड करते हैं और ग्लोबली सेल करते हैं। हम सिर्फ एक देश के लिए नहीं करते, क्योंकि ये स्पेस ही ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक नेशन से पूरा टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेगा। अभी हम लकी है कि इसरो के साथ ऑलमोस्ट ऑल द टेक्नोलॉजीज है जो स्पेस के लिए चाहिए। एंड हम दुनिया में सिर्फ 4 देश है जो वैसा कैपेबिलिटीज है। पर जनरली एज अ मार्केट हम देखें तो इंडिया का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग विथ यूएस या यूरोप से कंपेयर किया तो हमारा कॉस्ट भी कम होगा और टेक्नोलॉजी भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल चांस है कि हम इक्वली कॉम्पीटिंग सेम लेवल क्वालिटी का टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। सो इसीलिए बेलाट्रिक्स का भी बहुत अच्छा सा डिस्कशंस हो रहा है ग्लोबल स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज से। अभी कुछ ग्लोबल कस्टमर्स भी आ चुके हैं हम। सो बहुत अच्छा तरीका है कि लाइक हम ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं। वो वही चीज है आजकल। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा में ये जानेंगे कि हमारी ये कंपनियां अब अगले किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इनसे क्या आगे उम्मीद की जाए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज फिर हमारी नजरें हैं स्पेस टेक पर। वीनस ऑर्बिट मिशन के साथ ही इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के को-फाउंडर यशस कर्णम, अग्निकुल कॉस्मोस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सारण्या पेरियास्वामी और साथ ही साथ स्पेशल इन्वेस्ट के विशेष राजाराम।
Okay, Vishesh, very quickly, considering you are investing in these companies, मैं एक report पढ़ रही थी which I think was published by Traction in July 2024, and you may perhaps be able to give me further insight कि और कितना flow आया है अब तक early stage में, क्योंकि ये कंपनियां काफी young है तो वो early stage investment ही हुआ है. The data says $126 million का fund flow आया है, लेकिन आप जैसे funds कितने उत्सुक हैं इन कंपनियों को और aggressively back करने के लिए? Do you see them moving to your Series A, Series B, Z, and where, some edtech companies reached an edge and being successful in this? I don't have the latest numbers, but I think जो अभी तक जो investment हुआ है 200 million के ऊपर ही होगा. And they are also हमारे portfolio में जो हमने 5 investment किए उसमें तो 2 has already raised significant amount of capital. जो एक ने 218 में स्टार्ट किया है, इन्होंने 220 में स्टार्ट किया. जो और तीन कंपनी है दे मच यंगर, तो वो लोग भी अभी रेस कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स आल्सो क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेस एंड द राइट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व फॉर. सो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिस सेक्टर विल फ्लरिश फ्रॉम हियर ऑन. तो बेसिकली क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह है जहां पर लंबे गेस्टेशन वाला काम होता है. इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. भले ही ये लोग 2-3 घंटों में वो 3D के जरिए इंजन प्रिंट कर रहे हो. How much of patient capital is willing to back space tech at this point in time भारत में compared to जो शायद UK, US या फिर इजराइल जैसे नेशंस में हुआ है? So ये तो अलग बात है कि कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक देश का जो इनोवेशन कर्व होता है और जो इन्वेस्ट करते हैं डीप टेक में उनका अलग टाइम है. तो हमारे देश में देखोगे तो अब 218 से तो स्पेस टेक इन्वेस्टिंग का हो रहा है. सो इफ यू लुक एट इट 5 साल पहले कि आप कितने लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक 2 to 3 गुना बड़ा हो गया. इन्वेस्टर्स इस सेक्टर को देख रहे हैं. सो आई थिंक वैसे हिसाब से वे डेफिनेटली पॉजिटिव अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड. और दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेटरी क्लैरिटी मिला है अभी कि ये सब कर सकते हैं, इन स्पेस एक सेटअप हुआ है जो प्राइवेट स्पेस को फ्लरिश करने के लिए जो मैंडेट है, दिस ऑल विल ओनली क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर कैपिटल टू फ्लो. मैं सारण्या फिर यही पूछना चाहूंगी, फिर आगे आप लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं और क्या नया हम देखेंगे? वी हैव सीन दैट सक्सेस ऑफ अग्निबाण, लेकिन अग्निकुल की तरफ से अब नया क्या आएगा? कितनी सैटेलाइट्स, क्या टाइमलाइन, किस पर आप काम कर रही हैं? व्हाट इज योर पैशन प्रोजेक्ट नाउडेज? राइट नाउ अभी हम लोग जो पिछला मिशन था वो एक सब ऑर्बिटल मिशन था. अभी हम लोग ऑर्बिटल मिशन की तरफ काम कर रहे हैं जो हम लोग का रेवेन्यू भी देगा. तो फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट में काम चल रही है अभी. मे बी इन एन ईयर और सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारा अग्निबाण जो ऑर्बिटल मिशन है उसका तैयारी शुरू हो जाएगा. ऑलरेडी काम चल रहा है. मे बी इन अ ईयर और सो वी विल बी एबल टू प्रेजेंट द व्हीकल. ओके, जब आप कहती हैं कि वो एक ऑर्बिटल मिशन होगा एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यूज आल्सो फॉर यू, ये लोग ये जो मिशंस हैं क्या कोई कमीशन करता है? कुड आई बी इंडस्ट्री प्लेयर वुड से कि मुझे ये रिसर्च चाहिए, ये डेटा चाहिए एंड आई कम टू अग्निकुल. ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं? सैटेलाइट जो अग्निकुल है वो सिर्फ लॉन्च व्हीकल बनाता है. सैटेलाइट्स आर आवर कस्टमर्स. सैटेलाइट्स कैन बी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, क्योंकि ये जो अग्निबाण व्हीकल है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए बिल्ट है. It can go up to 300 to 700 kilometers orbit, or it can take a payload of 10 kgs to 300 kgs. ये इसका कैपेबिलिटी है. Based on this, ये कैपेबिलिटी में जो भी सैटेलाइट आएगा, we will be able to launch it to that orbit. तो सैटेलाइट्स हमारे कस्टमर्स है. मे बी फर्स्ट फ्लाइट में डायरेक्टली सैटेलाइट्स मिलना मुश्किल होगा क्योंकि फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट होगा वो. मे बी आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट, या चांसेस है. But I'm sure those phones have started ringing आप लोगों की अचीवमेंट के बाद. और यशस, अगर हमें अंदाजा दे सके, what do we expect next? Bellatrix अब किस पर काम कर रहा है? हम आपकी तरफ से क्या अगला देखेंगे? हम एक नया चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. उसका नाम है प्रोजेक्ट 200. ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन है जहां हम एक सैटेलाइट को एज लो एज पॉसिबल फ्लाई करेंगे और ये अल्टीट्यूड होगा 180 to 250 किलोमीटर का अंदाज में. जनरली एक सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है 36,000 किलोमीटर, और आजकल का नया सैटेलाइट्स है लो अर्थ ऑर्बिट्स, एंड ये लो अर्थ ऑर्बिट्स होगी अराउंड 450 to 1200 किलोमीटर. हम एक नया प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और कंप्लीट सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो 200 किलोमीटर्स के आसपास काम करेगा. सो उसका एडवांटेज ये होगा कि सैटेलाइट
अर्थ से बहुत करीब है और आपको बेस्ट क्वालिटी इमेजेस मिलेंगे, बेस्ट लेटेंसीज फॉर इंटरनेट मिलेगा और 6G टेक्नोलॉजीज के लिए बैकबोन टेक्नोलॉजी बन सकता है। वैसे बहुत कुछ अच्छा एडवांटेजेस है सैटेलाइट्स को इस एल्टीट्यूड पे लॉन्च करने में। वी बिलीव कि ये फ्यूचर ऑफ सैटेलाइट्स होगा, क्योंकि सैटेलाइट अगर अर्थ के पास है तो वो बेस्ट होगी। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल यू कैन गेट। So lots to come up ahead. विशेष आप क्या देखना चाहेंगे अगले 5 सालों में? Are you confident? जो सरकार ने भी टारगेट्स रखे हैं कि 5x ग्रोथ ये सेक्टर दिखाएगा and it will be possible, all courtesy Agnikul, Bellatrix, Galaxy Eyes and the others? I think I'm very bullish on the sector. I'm very confident कि जो इन्होंने जो milestones रखा है मार्केट पेनिट्रेशन और ग्रोथ का, तो वेरी लाइकली इट विल हैपन। और हमारे जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो एक किया है इनस्पेस सिटी करके, विच इज लुकिंग टू डू जो सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट में होते हैं उनको मेंटेनेंस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ। सो हम आगे देख रहे हैं कि इन ऑर्बिट में और क्या क्या कर सकते हैं। इन ऑर्बिट में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और जो सैटेलाइट्स ऑलरेडी उनको कैसे डी ऑर्बिट करना है या मेंटेन करना है, उन सब टेक्नोलॉजीज में ध्यान चल रहा है अभी। मैं आपसे फाइनली एक और चीज समझना चाहूंगी, ये जो इतना थ्रस्ट दिया जा रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग वन अप इन द होल इकोसिस्टम, इज इट? अगर आप ग्लोबली देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर कन्विक्शन सरकार का है कि वी वांट टू बी इफ नॉट पायनियर्स बट आउट देयर इन स्पेस टेक्नोलॉजी, कि हमारी भी रिसर्च एक ग्लोबल फ्रंट पर इस्तेमाल की जाए? क्या उस लेवल पर आजकल चर्चा हो रही या फिर बातचीत हो रही है? So I'd like to also focus on एक और बात कि ये सिर्फ it's not only about putting India on the map और वो जो हमारा capability दिखाना है, it's also a very profitable business। ये जो स्पेस का मार्केट है, ये तो ग्लोबल तो बहुत बड़ा मार्केट है, और इसका जब अभी 2 साल पहले इंडिया का शेयर 2% है, वो अगर 8 या 10% बढ़ेगा तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा इसकी वजह से। तो ये एक चीज नहीं है कि हम सारी दुनिया को दिखा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल बिजनेस टू बी। उसका मार्केट बहुत बड़ा है, और जो कैपेबिलिटीज अब इंडिया बना रहा है इसरो और प्राइवेट स्पेस का, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा इकोनॉमी में भी। तो सिर्फ दुनिया को नहीं दिखाना है, मुनाफा भी कमाना है। I'd like to end on that very important note. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे समय निकालने के लिए, एंड स्काई इज द लिमिट नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स स्पेस इज द लिमिट। तो गुड लक टू यू एंड लुक फॉरवर्ड टू ऑल द न्यू थिंग्स दैट यू ऑल डू। नमस्कार, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।